डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए आज हम अपना +1 क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या क्या बेसिक्स यूज करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, उस पर जाने से पहले हमारा जो मेन मोटो है कि जैसे ही 10th क्लास से हम +1 के अंदर एंटर करते हैं, 10th तक हम साइंस को कोलेक्टिवली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस तीनों एक ही पार्ट में स्टडी करते हैं। लेकिन जैसे ही आप +1 में एंट्री करते हो, वहां पर कोई बच्चा नॉन मेडिकल को चूज करता है, कोई बच्चा मेडिकल को चूज करता है, और उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस सेपरेट ब्रांच के अंदर कंसीडर करते हैं। यदि आप मेडिकल को चूज करते हैं, वहां पर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ, और यदि हम आईआईटी की तरफ जाते हैं, जेईई की तरफ जाते हैं, वहां पर बायोलॉजी की जगह हमारे पास मैथमेटिकल साइंस होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। अब सबसे पहला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीन ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाई वी स्टडी इट। हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, क्या मीन रहता है केमिस्ट्री का, यानी केमिकल साइंस का मीनिंग क्या है, और जो हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर केमिकल साइंस का यानी केमिस्ट्री का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब बातों के बारे में आज हम इस लेक्चर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, यानी मीन ऑफ केमिस्ट्री। मीन ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है। जो स्टेटमेंट है जनरल, इसके साथ इसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। जनरली हम इसको बोलते हैं केमिस्ट्री क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ composition, structure and properties related to the matter or a substance। यानी जो हमारे पास केमिस्ट्री है वो किसकी स्टडी है, वो केमिस्ट्री है हमारे पास स्टडी कि कोई भी सब्सटेंस है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और उसका उस सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन कैसा रहता है। इन सब की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। यानी अब देखिए जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, वो किसी न किसी फंडामेंटल पार्टिकल से यानी किसी न किसी बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर उसका फॉर्मेशन होता है। यानी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस सब्सटेंस का यानी इस मैटर का, वो एटम की फॉर्म में भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है। इसका मतलब जनरली इसको क्या बोल सकता हूं मैं कि जो केमिस्ट्री है वो आयटम की और मॉलिक्यूल की स्टडी होती है, और उसके दौरान जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनका स्टडी है। यानी केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Study of atoms, molecules and their
transformations is called chemistry. उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस की जो डिटेल स्टडी है, उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, आइटम है कि मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, इसके बारे में जो डिटेल स्टडी जो हमारे को देता है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ब्रांच इज नोन एज द केमिस्ट्री और द केमिकल साइंस। अब देखिए क्या होगा कि हमारे को पता लग गया कि किसी भी सब्सटेंस की जो डिटेल स्टडी है, यानी स्टडी ऑफ आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और उनका ट्रांसफॉर्मेशंस कैसा रहता है किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है केमिस्ट्री कहलाता है। अब देखिए कोई भी जो सब्सटेंस होगा, कोई भी सब्सटेंस, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रहती है मास के बीच में और उसके वेट के बीच में। यानी कोई भी सब्सटेंस है, उसका अपना कुछ ना कुछ वेट होता है, उसका अपना एक कुछ ना कुछ बेसिक्स नंबर रहता है। इनके बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, उसको स्टडी करने के लिए हमारे को किसका रिक्वायरमेंट हुआ? उसको पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी के लिए हमारे को कुछ बेसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट बेसिक टूल्स इज टोटली डिस्कस्ड इन केस ऑफ केमिकल साइंस। अब देखिए, अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंस की, यानी केमिस्ट्री का, केमिकल साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मेडिसिन केमिस्ट्री में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट के अंदर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कैसा रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल साइंस। केमिकल साइंस का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, किसको कहते हैं हम कि जो केमिस्ट्री है कि रियल लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर इसका क्या रोल है। देखिए, जो हमारे पास साइंस है, जिसे सेपरेट ब्रांच कंसीडर करते हैं हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो साइंस है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, जो किसी भी चीज के प्रूव करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी पॉइंट्स का या किसी भी इंफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब वो हम किसी भी नेचर का कर सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी फिनोमेना हो सकता है। अब देखिए, जो साइंस है उसके बाद हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं किसके अंदर? हमारे पास फिजिकल साइंस रहता है, हमारे पास केमिकल साइंस रहता है, हमारे पास मैथमेटिकल साइंस रहता है, हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस रहता है, उसके बाद हमारे पास ज्योग्राफिकल साइंस रहता है। ऑल आर द ह्यूमन एफर्ट, यानी जो साइंस है वो क्या है? टोटली द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, यानी ह्यूमन का, एक इंसान का ये वो प्रयास है जिसमें वो क्या करता है, नेचर से और नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है उसको स्टडी करने का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है केमिकल साइंस, केमिस्ट्री। वो फिजिकल साइंस भी हो सकता है, केमिकल साइंस भी हो सकता है, मैथमेटिकल साइंस भी हो सकता है, बायोलॉजिकल साइंस भी है, ज्योग्राफिकल साइंस है। यानी हर एक फील्ड का अपनी अपनी जगह एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ के अंदर। लेकिन हमारे को स्टडी देखना है केमिकल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास, हम यदि बात करते हैं डेली लाइफ के अंदर,
इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री का, केमिकल साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, हम बात करते हैं मेडिसिन एरिया की, मेडिसिन केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर मेडिसिन केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको जनरली क्या, ऐसे ऐसे केमिकल्स, ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं हमारे पास जिसको क्या कहा जाता है, मैन सेविंग लाइफ रखते हैं वो, मैन सेविंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्प्लेटिन है, हमारे पास टैक्सोल है। both these used in the treatment of कैंसर, यानी कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर हम इन दोनों मेडिसिन का यूज करते हैं, सिस्प्लेटिनम का और टैक्सोल का। बोथ आर द पार्ट ऑफ केमिकल साइंस, यानी केमिकल से ये, और केमिकल्स वर्ड कहां से निकला, वो केमिस्ट्री से निकला हुआ है। हमारे पास AZT है, AZT ये भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, दिस आल्सो लाइफ सेविंग ड्रग, दिस आल्सो लाइफ सेविंग ड्रग, यानी एजिडो थायोमाइडिन, एजिडो यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, AZT, AZT बोलते हैं जिसको हम एजिडो थायोमाइडिन, एजिडो थायोमाइडिन। This is used in the treatment of AIDS। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है केमिस्ट्री का, मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर भी। इंडस्ट्रियल एरिया में हम बात करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर, पॉलीमर केमिस्ट्री यानी जितने भी डेली लाइफ के अंदर हम पॉलीमर यूज करते हैं, प्लास्टिक्स की पाइप्स यूज करते हैं, रबर्स यूज करते हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन द पॉलीमर केमिस्ट्री। फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजर, जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, ऑल आर इंक्लूडेड इन द केमिकल साइंस। केमिस्ट्री के अंदर हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, डेली लाइफ का कोई भी एक ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जहां पर हम केमिस्ट्री और केमिस्ट्री से रिलेटेड फिनोमिना को फॉलो ना करते हो। जनरली बोला जाए विदाउट केमिस्ट्री वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। बिना केमिस्ट्री के यानी बिना साइंस के हम अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते। यानी क्या बोला जा सकता है कि विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट साइंस वी कांट इमेजिन आवर लाइफ्स। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिकल साइंस। अब देखिए जितना इसका इंपॉर्टेंस है, इस कि हमारे पास लिमिटेशंस भी हैं कि जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट की है हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, और स्पेशली रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। केमिस्ट को बहुत गंभीर, बहुत विकट सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ा है। हालांकि टाइम टू टाइम इन चीजों को वो ओवरकम भी करता आया है। इसीलिए हम रियल सेंस में जो बोला जाता है कि केमिस्ट्री यानी साइंस हैज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन आवर डेली लाइफ्स। पहले हमने देखा कि केमिस्ट्री क्या चीज है, उसके बाद हमने देखा कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर। हमने देखा हमारे पास बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा बच्चों सिस्प्लेटिन का, हमने एग्जांपल देखा टैक्सोल का, हमने एग्जांपल देखा AZT का। ये डेली लाइफ के अंदर हमारे को लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में सरवाइव करती हैं। और हमने देखा इंडस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री का यानी केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। फर्टिलाइजर के अंदर बहुत सारा यूज करता है जो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर यूज किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके अंदर हम फाइनली कंक्लूजन पे ये पहुंचते हैं कि विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट साइंस वी कांट इमेजिन आवर लाइव्स। हालांकि जो प्रॉब्लम
इन डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन बीइंग को फेस करनी पड़ी है, और स्पेशली रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। टाइम टू टाइम उसने इन सर्कमस्टांसेस को, जो हालात पैदा हुए इसकी वजह से एनवायरमेंट के अंदर, उनको इसने क्या किया, टाइम टू टाइम साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने ओवरकम किया है। दिस इज द बेसिक introductory part of the chemistry statement and the role of chemistry in our daily life. अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक्स, हमें क्या क्या स्टडी करना है बेसिक्स के अंदर। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक्स है डियर स्टूडेंट्स, वो है मैटर से हम स्टार्ट करते हैं। मैटर से यानी एक सब्सटेंस से स्टार्ट करते हैं। मोल को स्टडी करने से पहले हम उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट यूज करते हो, हालांकि आपने 9th 10th क्लास के अंदर यू विल ऑलरेडी स्टडी, लेकिन ब्रेक में हम डिस्कस करके डायरेक्ट हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए आइए डिस्कस करते हैं मैटर के बारे में। बेसिक्स कॉन्सेप्ट का सबसे जो पहला टॉपिक है हमारे पास, वो क्या है, मैटर and its classifications। हालांकि आप 10th क्लास में स्टडी कर चुके हो, 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। देखिए मैटर्स किसको बोला जाता है, मैटर्स या कोई भी सब्सटेंस। देखिए इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी थिंग्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका अपना मास होता है, और उन चीजों को हम हमारी जो 5 सेंसेस हैं उसके द्वारा फील करते हैं। उस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैटर्स बोलते हैं। यानी मैटर्स देखिए क्या है, इट इज द, देखिए क्या होता है मैटर्स, इट इज एनीथिंग that occupies space and having mass and can be felt by, it is anything that occupies space, यानी वो सब्सटेंस जिसका स्पेस होता है, जिसका अपना मास होता है, having mass and can be felt, by our 5 senses, is called matter, is called matters or a substance। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, स्टोन है, पेन है, पेंसिल है, बुक है, etc. All are the examples of matters. Even small insects that cannot be seen by our eyes are also an example of matters। हालांकि वो छोटे से छोटे इंसेक्ट्स जिनको हम विदाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम देख नहीं सकते, वो भी किसका एग्जांपल होते हैं, मैटर्स का एग्जांपल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैटर्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ
मैटर्स कि मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई हम करते हैं। देखिए मैटर्स या किसी भी सब्सटेंस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, और सेकंड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ chemical properties. Now first question is arises, what is the meaning of the physical classifications, यानी physical properties। जनरली हम इसके अंदर उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, उसकी डेंसिटी कैसी रहेगी। दिस इज द फिजिकल बिहेवियर, ये मैटर का फिजिकल बिहेवियर रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमारे पास क्या रहता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि जो इसकी कंपोजिशन रहती है, यानी उसके केमिकल बिहेवियर के बेस पर कि सब्सटेंस कॉम्बिनेशन करने के बाद एक नए सब्सटेंस के अंदर जब कन्वर्ट्स रहते हैं, उसके बेस पर हम केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। अब आइए देखते हैं फर्दर हम इन पार्ट्स को किस किस पार्ट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, एंड आफ्टर दैट वी स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए हमने मैटर को क्लासिफाई किया बच्चों, मैटर्स या सब्सटेंस, इसको हमने क्लासिफाई किया दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर डिवाइड किया हमने। फर्स्ट वन इज द सॉलिड, सेकंड वन इज द लिक्विड, एंड थर्ड वन इज द गैसेस। हालांकि हम दो स्टेट के बारे में और फर्दर स्टडी करते हैं इसके अंदर, बट दीस थ्री आर द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ ए मैटर। जो बाकी दो स्टेट हैं, जो एक प्लाज्मा है और दूसरा हमारे पास क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, बट प्रिंसिपली हम इन तीनों को ही स्टडी करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर। उसके बाद बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशंस यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उस केमिकल कॉम्बिनेशंस के दौरान क्या चेंज रहते हैं, उसके बेस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज द इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि हम मिक्सचर की बात करते हैं। फिर हम फर्दर प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी जो इनका कंबाइन करने का जो फिक्स रेशियो होता है, उसके बेस पर हम फर्दर फिर इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द एलिमेंट्स एंड सेकंड पार्ट इज द कंपाउंड्स। फिर हम एलिमेंट्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड थर्ड इज द मेटलॉइड्स। कंपाउंड को हम फर्दर फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट मिक्सचर, इसके अंदर जो रेशियो रहता है कॉम्बिनेशन
जिसमें हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की जो यूनिफॉर्म रहती है, एंड सेकंड वन इज द heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. This is the complete classifications of matters. ये complete classifications है. फर्स्ट हमने देखा कि मैटर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशंस जिसमें हम उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, और उसके बेस पे उसका डेंसिटी कैसा रहेगा, उसके फिजिकल बिहेवियर के अंदर क्या चेंज रहेगा। उसके बेस पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सेकंड केस में देखेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशंस, और केमिकल क्लासिफिकेशंस के बेस पर यानी ड्यूरिंग एनी केमिकल कॉम्बिनेशंस व्हाट आर द चेंज, वो कौन-कौन से चेंज आते हैं, और उसके बेस पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज द प्योर सब्सटेंस, सेकंड इज द मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के केस में क्या रहता है, जो रेशियो होता है कंबाइन करने का वो फिक्स रहता है, उसके बेस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। फर्स्ट इज द एलिमेंट, सेकंड इज द कंपाउंड्स। एलिमेंट को जस्ट फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सेकंड इज द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसके बाद हम चलते हैं मिक्सचर पर। मिक्सचर को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें हम कंपोजिशन की बात करेंगे, जो यूनिफॉर्म रहती है, और जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है उसके जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करेंगे। नाउ वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या मीन रहता है इसका। हालांकि आप 10th क्लास में स्टडी कर चुके हो इन सब बातों के बारे में, फिर भी ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आइए सबसे पहले देखते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशंस कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशंस है, फिजिकल क्लासिफिकेशंस के बेस पे हम क्या शो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स के केस में आपको पता है डेफिनेट शेप रहता है और डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम्स। और किसको सॉलिड कंसीडर किया जाता है, जो सॉलिड्स होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। और सॉलिड के केस में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं, और जब वो एक दूसरे के पास पास रहेंगे वो अपनी जो मेन पोजीशन है उसके अराउंड ऑसिलेट करते रहते हैं। इसी वजह से जो उनका पोजीशन रहता है वो स्पेस के अंदर क्या रहता है, फिक्स रहता है, यानी वाइब्रेटरी मोशंस, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स शो existence of solids, जिसकी वजह से पार्टिकल के पास पास होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, हाई रहता है। एग्जांपल देख लीजिए, स्टोन है, ब्रिक्स है, टेबल है, etc are the examples of the solids। यानी डेफिनेट शेप रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस फिक्स पोजीशन होने की वजह से ड्यूरिंग देयर ऑसिलेशन अराउंड ए मेन पोजीशंस वो क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा रहता है उनके बीच में जो फोर्सेस, मेल्टिंग पॉइंट उस फिक्स पोजीशन होने की वजह से बहुत ज्यादा रहता है। एग्जांपल हमने देखे, टेबल है, फैन है, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं लिक्विड की, कि लिक्विड किसको बोला जाता है। लिक्विड्स देखिए, लिक्विड्स के केस में क्या होता है,
मान लीजिए मेरे पास वाटर है, वाटर, और मैं क्या करता हूं, मेरे पास 500 लीटर वाटर है। इसका मतलब ये क्या हुआ, वॉल्यूम, यानी 500 लीटर। अब मेरे पास अलग अलग कंटेनर हैं, अलग अलग शेप के। स्टार्टिंग में मेरे पास ये इस प्रकार का कोई भी कंटेनर है, ये जस्ट कीप की तरह बिहेव कर रहा है, कीप है ये। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इस वाटर को पुट कर दिया। सेकंड केस मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया, से दूसरा बर्तन लिया, दूसरा कंटेनर, इसके अंदर फिर मैंने क्या कर दिया, 500 ml वाटर डाल दिया। अब देखिए इन दोनों से हमने क्या स्टडी किया कि वॉल्यूम इसके अंदर भी सेम है, वॉल्यूम इसके अंदर भी सेम है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम रहेगा लिक्विड के केस में वो क्या रहेगा बच्चों, वो डेफिनेट रहेगा, डेफिनेट। लेकिन हमने क्या देखा कि 500 लीटर पानी को मैंने इस बर्तन के अंदर डाला तो इसने इसी जैसी शेप ले ली, इसने इसी के अकॉर्डिंग अपनी शेप को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। यदि मैं 500 लीटर पानी को, यानी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यदि मैं इस बर्तन के अंदर डालता हूं, इस कंटेनर के अंदर डालता हूं, तो ये इसकी शेप एक्वायर कर लेता है। इसका मतलब लिक्विड के केस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो तो क्या रहता है, डेफिनेट रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ऑफ कंटेनर्स, में किसी भी प्रकार का हम यदि कोई कंटेनर लेते हैं, कोई बर्तन लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, शेप क्या होता है इसके अंदर, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट शेप रहता है। तो दो सब्सटेंस having definite volume but indefinite shape is known as the liquid substance, and state exhibited by such type of substance is known as the liquid state. अब बात करते हैं हम इसके अंदर किसकी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यदि मैं सॉलिड से कंपैरिजन करूं तो लेस रहता है, क्योंकि पार्टिकल इसमें एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं, इतना क्लोज नहीं होते, जिसकी वजह से हालांकि जनरली तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग रहता है बट लेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। एग्जांपल देखिए इसमें क्या क्या, वाटर है, oil etc are the examples of the liquids. अब बात करते हैं क्या, गैसियस स्टेट के बारे में। थर्ड इज द गैसियस स्टेट। गैस के केस में थर्ड इज द गैसियस स्टेट, यानी नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नोर डेफिनेट शेप, ना तो इनमें वॉल्यूम डेफिनेट रहता ना ही शेप डेफिनेट रहता। मतलब कि हम गैस के मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। There is no restrictions on the gaseous particles. They are free to move. No restrictions is applied on the gaseous particles. They are free to move. They are free to move in the space anywhere. इसका मतलब क्या है कि यदि पार्टिकल फ्री रहेंगे मूवमेंट करने के लिए, इसका मतलब क्या है, एज ए रिजल्ट नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट।
नाइट्रोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, all are the examples of the gases. This is the physical classification of the substance or a matter. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे पहला पार्ट हमने सॉलिड के केस में देखा, दूसरा पार्ट हमने लिक्विड के केस में देखा और तीसरा पार्ट हमने किसके केस में देखा? तीसरा पार्ट हमने देखा गैसेस के केस में। देखिए अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशंस के बेस पर। अभी हमने देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर, अब बात करते हैं बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशंस। केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हमने सबसे पहला देखा था एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हमने देखा था इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। प्योर सब्सटेंस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं हमारे पास, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं उनका फिक्स रेशो रहता है। फिक्स रेशो यानी फिक्स्ड रेशो ऑफ पार्टिकल्स एक फिक्स रेशो के अंदर कंबाइन करते हैं, उस सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया एलिमेंट्स के अंदर, और दूसरा हमने इसको डिवाइड किया था कंपाउंड्स के अंदर। अब एलिमेंट्स किसको बोला जाता है? सब्सटेंस ऑफ वन काइंड, यानी जो केवल वन काइंड यानी एक ही प्रकार के आइटम से या मॉलिक्यूल से जिसका फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, यानी विच इज फॉर्म्ड बाय सेम काइंड ऑफ एटम्स, that is called elements। इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, जो सेम काइंड से क्या होते हैं? फॉर्मेशंस करते हैं। अब इसको फिर हमने ये भी तीन प्रकार के थे। सबसे पहला हमने देखा मेटल्स, उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, और फिर हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटल्स के एग्जांपल रखते हैं सोडियम का, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन, एटीसी। उसके बाद हम नॉन मेटल में एग्जांपल रखते हैं नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, एटीसी। मेटलॉइड्स में हम एग्जांपल रखते हैं आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बोरॉन है, एटीसी। This is the examples of the metalloids। आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बोरॉन है, सिलिकॉन भी हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके एलिमेंट्स के। आपने पहले पढ़ा हुआ है मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, 9 टाइप में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। नॉन मेटल्स का क्या टेंडेंसी रहता है, किसको मेटलॉइड्स बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी कंपाउंड्स की, कि जो कंपाउंड्स होते हैं कंपाउंड्स किसको बोला जाता है। देखिए जो कंपाउंड्स हैं
इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कंपाउंड्स को, यानी जनरली जो बनते किससे हैं, मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू पार्टिकल्स या तो एलिमेंट्स। लेकिन इनका जो रेशो रहेगा कॉम्बिनेशन करने का वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल H2O है, अमोनिया है, H2SO4 है, ATC, all are the examples of the compounds। अब देखिए इसको कैसे समझा जाए कि ये कंपाउंड्स हैं। अब देखिए हमारे पास जो वाटर का केस लेते हैं, वाटर के केस में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब देखिए जो इसका जो मास रहता है वो 1 रहता है, ऑक्सीजन का जो मास रहता है वो 16, यानी 8 to 16 और हाइड्रोजन 1 to 1। अब इसने क्या बोला कि जब डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और उनका कॉम्बिनेशन करने का जो तरीका है वो क्या रहता है, एक फिक्स रहता है, उसके वेट के बेस पर, उसके मास के बेस पर, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो रेशियो है, इसके आइटम हमारे पास 2 है, 1:16, 2:16, 1:8। यानी आप यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाइए, यदि हम वाटर को स्टडी करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि उसके एक फिक्स रेशियो के ऊपर यदि बात करेंगे तो एक पार्ट आपको मिलेगा किसका, हाइड्रोजन का, और जो एक पार्ट मिलेगा आपको किसका मिलेगा, ऑक्सीजन का। इसका मतलब मेरा कहने का टेंडेंसी, जो मेरा कहने का मकसद क्या है, वो मेरा कहना का मकसद ये है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा यूनिवर्स के अंदर। सेम थिंग विल बी हैपन विद द अमोनिया। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। उसके बाद फर्दर कंपाउंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यदि हम लिविंग सिस्टम के बेस पर देखें तो वो कंपाउंड्स जो हमारे को लिविंग सिस्टम से ऑब्टेन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। या जनरली ये भी बोला जाता है कि जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो क्या हो, एक नेसेसरी एलिमेंट हो, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। हाउएवर इट इज द, ये बहुत ही ओल्ड डेफिनेशंस है। यदि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, अब जो बाकी बचे ऑर्गेनिक को छोड़कर, वो क्या बचे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी दोज कंपाउंड्स which are obtained from the non living things, that is are the examples of the inorganic compounds। अब हम बात करते हैं किसकी, अब देखिए जो एक कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स की जो सबसे रिमार्केबल प्रॉपर्टी क्या रहती है कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर सकते हैं। कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंस के द्वारा, एक स्पेशल केमिकल मेथड से, यानी कंपाउंड्स आर डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय स्पेशल केमिकल मेथड्स। यानी स्पेशल केमिकल मेथड से ही हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। दिस इज द केमिकल क्लासिफिकेशंस। और उसका हमने फर्स्ट पार्ट क्या देखा, प्योर सब्सटेंस। प्योर को हमने दो में डिवाइड किया, एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट को हमने फर्दर डिवाइड किया तीन के अंदर, मैटर में, नॉन मैटर में, मेटलॉइड्स में। उसके बाद हमने देखा कंपाउंड्स जो एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन करते हैं।
उसके अंदर हमने एग्जांपल देखा वाटर का, अमोनिया का, एस्प्रेसो का, बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे। फिर हमने कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑन द लिविंग एस्पेक्ट इन द यूनिवर्स। जो लिविंग एस्पेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, यानी जो लिविंग थिंग से मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट अदर देन द लिविंग सिस्टम्स आर नोन एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो कंपाउंड की खासियत क्या है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम सिंपलर सब्सटेंस के अंदर डिकम्पोज कर सकते हैं एक स्पेशल केमिकल मेथड से। अब बात करते हैं हम किसकी डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम मिक्सचर की, यानी इम्प्योर सब्सटेंस की। अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर देखिए, मिक्सचर किसको बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है जिसके अंदर जो एक टाइप से ज्यादा के सब्सटेंस है और उनका जो कॉम्बिनेशन करने का जो तरीका होता है वो कोई फिक्स नहीं रहता, यानी कंटेनिंग two or more than two types and combine in any ratio, combine in any fixed ratio, यानी कोई भी रेशो फिक्स नहीं रहता, कंबाइन इन एनी रेशो, यानी डज नॉट फिक्स बाय देयर वेट। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम मिक्सचर। एग्जांपल एयर, एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एयर और जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास किसका, मिक्सचर का। शुगर सॉल्यूशन इन वाटर है, sugar solution in water also an example of mixture। टी है, टी ये भी किसका एग्जांपल है, मिक्सचर का। यानी एयर है, आपने देखा होगा एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट अलग रहता है, नाइट्रोजन का कंटेंट अलग रहता है, किसी दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंटेंट अलग रहता है, किसी दूसरी गैसेस का जो कंटेंट है वो अलग रहता है। इसका मतलब कि जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं उनके वेट के बेस पर, लेकिन उनका रेशो फिक्स नहीं रहता, यानी किसी भी रेशो में वो क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज अ मिक्सचर, उनको मिक्सचर बोला जाता है। एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर। अब बात आती है मिक्सचर को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जो पहला एग्जांपल है, वो पहला जो पार्ट है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। आइए देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मीन रहता है। होमो का मतलब क्या होता है, होमो, होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस, जीनियस यहां मैं आदमी की बात नहीं कर रहा, इंसान की बात नहीं कर रहा, जीनियस इंसान है। जीनियस यहां मैं फेज की बात कर रहा हूं, फेज। इसका मतलब क्या है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या होता है, इसके अंदर जो सारे के सारे कंपोनेंट रहते हैं, यानी all the components
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है किसके अंदर, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर, यानी एक फेज में रहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल देखिए इसका एग्जांपल है वाटर प्लस अल्कोहल्स। जैसे हम पानी को और अल्कोहल को मिलाते हैं, मिलाने के बाद हमारे को एक फेज दिखाई देता है, बिल्कुल उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। वाटर प्लस salt, both are the examples of the homogeneous mixture। अब देखते हैं हम heterogeneous mixture का। hetero means different, और genius का मतलब क्या होता है, genius का मतलब होता है बच्चों phase, यानी इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो डिफरेंट फेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कंपोनेंट्स are present in the different phase, that is non-uniformly डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जो सबसे बेटर एग्जांपल है वो क्या रहता है, हेट्रोजेनियस के केस में वाटर प्लस ऑयल। आपने देखा होगा अलग लेयर शो करता है, अलग फेज शो करता है, इसका अलग फेज रहता है, इसका अलग फेज रहता है। वाटर पानी का और रेत का, ब्लड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लड होता है, ब्लड वो किसका एग्जांपल होता है, किस प्रकार के मिक्सचर का एग्जांपल रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लड है वो किसका एग्जांपल है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। पेट्रोल आल्सो, पेट्रोल ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी हमारे पास एग्जांपल रहता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। देखिए अब जो सबसे हमने कंपाउंड के केस में स्टडी किया था, कंपाउंड के केस में हमने देखा था कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उसको हम सिमिलर सब्सटेंस के द्वारा किसके अंदर ब्रेक कर सकते हैं, सिमिलर सब्सटेंस के को अंदर उसको ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी एक स्पेशल केमिकल मेथड से हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें जो हमारे पास जो मिक्सचर की बात है, इसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, यानी मिक्सचर are separated by any physical methods, यानी किसी स्पेशल मेथड की इसके अंदर हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एक बात और देखिए, यदि हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, और उसकी यदि हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे यदि हम सब्सटेंस की बात करें, तो जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी सॉलिड में भी रहता है, वो लिक्विड में भी रहता है, और वो गैसियस स्टेट के अंदर भी रहता है। देखिए ये हमारे पास बेसिक्स था किसके बारे में, मोल कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले बेसिक टर्म्स का हमारे को जानकारी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी था। हालांकि आप सब ये बातें 9th 10th क्लास में सीख चुके होते हैं।